हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज एक नए चैप्टर के साथ जेडब्ल्यू और नीट के लिए हम हाजिर हैं। और आज का चैप्टर होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक यानी जीओसी, जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको पढ़ के आप बाकी चैप्टर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट इसके मैच होते हैं। ठीक है भाई। तो देखो बच्चों, जीओसी में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन पढ़ना हमने क्या क्या है पहले आप वो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, है ना। आइसोमेरिज्म में हम लोग जो है दो टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यानी जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं, उसको अभी मैं बता रहे वाला। तो एक आइसोमेरिज्म होगा, दूसरा होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें रिजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन आएगा। दूसरा लेक्चर इसमें होगा। तीसरा हमारे पास होगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जिसमें कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चौथा लेक्चर इसमें होने वाला है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट में लेक्चर होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी लेसेन टेस्ट। बहुत सारे केमिकल टेस्ट होते हैं, उनमें कौन से जो है केमिकल यूज होते हैं, कौन सा केमिकल किस ग्रुप के टेस्ट के लिए यूज होता है, तो वो सब चीजें जीओसी में आएंगी। तो चलो ज्यादा बकवास न करते हुए धीरे धीरे आपको वीडियो मिलते जाएंगे। तो पहले आज फोकस करते हैं आइसोमेरिज्म पे। तो नोट करने बैठ जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए और देखिए कि आइसोमेरिज्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है। तो मैं आपको विद एग्जाम्पल के साथ करवाऊंगा कि एग्जाम्पल भी आपको नोट करते जाना। ठीक, तो बच्चों, आइसोमेरिज्म वो फिनोमेना होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन क्या डिफरेंट होता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर? अच्छा, आइसोमेरिज्म को हम मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है स्ट्रक्चरल और दूसरी होती है स्टीरियो। ठीक है, सब लोग जानते होंगे। अगेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कई टाइप की होती है। नंबर 1 पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरी होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, तीसरी होती है चेन आइसोमेरिज्म। चौथी होती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। पांचवी होती है मेटामेरिज्म। ठीक है, MERISM। और चौथी होती है ट्यूटोमेरिज्म। ठीक है, ये 6 टाइप की टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हुई। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले देखो, एक तो होती है बच्चों कन्फिगुरेशनल, और दूसरी होती है कन्फॉर्मेशनल। ठीक है, कन्फिगुरेशनल जो है अगेन दो टाइप की होती है। एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता, और दूसरी होती है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारी आइसोमेरिज्म पे डिस्कस करेंगे। तो पहले नोट कर लीजिए कौन कौन सी आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आज केवल मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, शॉर्ट वीडियो बनेंगे, धीरे धीरे बनते रहेंगे, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। ठीक है भाई, कहां गया भाई? हाँ जी, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो, तो वन बाय वन सारे आइसोमेरिज्म हम देखेंगे विद एग्जांपल, कौन कौन से एग्जांपल है और किस टाइप से हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो पहली हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नोट कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या बनेगी? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं। क्या होता है बच्चों इसमें? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो आपको दो कंपाउंड ऐसे दिखे जिनमें दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पे एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होने वाली है।
फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला हमारे पास है, कौन कौन करते हैं, एल्कोहल एंड ईथर। तो अल्कोहल का फॉर्मूला CH3CH2OH, और इससे अगर हमें ईथर बनानी है तो नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सेम रहेंगे, बस आप ईथर बना दो। ध्यान रखना है ना, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, भले स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज हो जाए, यही स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बोलती है। ठीक है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिख रहा होगा, कितना भाई, C2H6 और O। देखो ये भी C2H6 हो, ये भी C2H6 हो, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या अलग है, फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसीलिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है। दूसरा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ये दोनों भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सपोज आपने लिखा CH3 CH2 एंड CHO, दिस इज प्रोपेनल, एल्डिहाइड है, और इसी का कीटोन बनाना है आपको, तो आप कैसे बनाओगे, इस तरह। ठीक है। तीसरा हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ आता है एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों, जैसे देखो RCOOH मान लिया जाए, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, और HCOOR, दिस इज एस्टर। चौथा हमारे पास है अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, अब देखो अल्कोहल और फिनॉल कैसा, फिनॉल हम बनाते हैं ऐसा, ठीक है, पहले अल्कोहल बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चों अल्कोहल मतलब एलिफैटिक चेन पे OH ग्रुप हुआ, तो ये अल्कोहल है जिसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। और अगर आपको फिनॉल बनाना है तो ये हो गया फिनॉल, लेकिन कार्बन भी लगाना पड़ेगा ना, ये देखो बिल्कुल। तो ऐसा फिनॉल जो है इस अल्कोहल के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये फिनॉलिक ग्रुप है। ठीक है भाई। पांचवा होता है हमारे हमेशा एमाइड एंड ऑक्साइम्स। ठीक, तो एमाइड का एग्जांपल क्या हुआ, CH3CH2, या छोटा वाला बनाते हैं ये NH2, CH3CONH2 एसिटामाइड, और यहां पर बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, 3 1 4 1 5, 3 और 2 5, एक नाइट्रोजन 2 कार्बन ये। तो ये हुआ हमारा ऑक्साइम और ये हुआ हमारा एमाइड, है ना। तो इस तरह बच्चों ये कैटेगरी आपको याद रखनी है। तो इन कैटेगरी के ही कंपाउंड जो है आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अमीन्स, तो बच्चों अमीन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन, तीनों के तीनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्राइमरी अमीन यानी RNH2, ठीक है, सेकेंडरी अमीन यानी RNHR, ठीक है, और टर्सरी अमीन यानी R3 और N, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, बस R की वैल्यू आपको जो है यानी R2 हो जाएगा, R3 करो इसको, है ना, ताकि बराबर R की वैल्यू हो। तो ध्यान रखना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन भी जो है आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और एक और इसमें शायद छूट गया, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, यानी साइनाइड को हम लिखते हैं RCN और आइसोसाइनाइड को हम लिखेंगे RNC, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो क्लियर हो गया। तो नोट करते जाओ, फटाफट नोट करते जाओ क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है। ठीक है, अच्छा चलो एक और चीज इसमें रह गई है, ये नोट हो गया, ठीक है, तो एक मिटा दूं। तो इन सब में आपको क्या दिख रहा है कि फंक्शनल ग्रुप जो है अलग अलग है। ठीक है, C डबल बॉन्ड, देखो C डबल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला देखो, इसको बोलते हैं बच्चों एल्काडाइन, और इसको हम बोलते हैं एल्काइन। तो यानी 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये सारी कैटेगरी आपको याद रखनी है, तभी जाके आपको पता लगेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो
तो ये थी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब हमारे पास है बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना। दूसरी नोट करो फटाफट, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा, पोजीशन चेंज होगी बच्चों। तो किसकी पोजीशन चेंज होगी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, ध्यान रखना। द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज्ड, है ना, ध्यान रखना। फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप तो वही रहेगा, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज होगी। फॉर एग्जांपल देखो, यहां पर मैंने OH रखा, अभी OH का है फर्स्ट पोजीशन पे है, अभी जो है आप क्या करो, OH को सेकंड पोजीशन पे ले आओ। तो देखो OH तो सेम है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो जाए, जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताए हैं, वो सारे जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो वहां पर कौन सी आइसोमेरिज्म बनेगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इवन अगर हम डबल बॉन्ड की भी बात करें तो डबल बॉन्ड के साथ भी पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। देखो यहां पर डबल बॉन्ड 1 पर, यहां पर डबल बॉन्ड 2 पर, ऐसी ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी होगा। क्लियर। तो चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो उसका मतलब वहां पे पोजीशन आइसोमेरिज्म शो होगा। अच्छा, यहां पे एक चीज आपको नोट करनी है, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं वो कभी भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा साइनाइड, चौथा एमाइड। ये कभी भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों, देखो बच्चों, ये जहां पर भी होंगे हमेशा इनको नंबर 1 दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक ये है और एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ठीक है, 4 ही कार्बन है, हाँ बिल्कुल। तो यहां पर नंबरिंग कहां से होगी, इधर। अब यहां पर बोलोगे आपके नंबर यहां करना, नहीं बच्चों, जहां पर जो है ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, नंबरिंग वहीं से शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए कभी भी फंक्शनल पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि इनकी पोजीशन हमेशा एक ही रहने वाली है। क्लियर हो गया। हाँ, अगर कीटोन की बात करें हम, C डबल बॉन्ड O, तो कीटोन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है, भले इसके पास कार्बन है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी आइसोमेरिज्म हमारे पास है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें तो ज्यादा आप फंसने वाले नहीं हो, फंसोगे कहां, ट्योटामेरिज्म में और मेटामेरिज्म में। तो तीसरी हमारे पास है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों की एक कंपाउंड जो है रिंग में भी एग्जिस्ट करेगा और चेन में भी एग्जिस्ट करेगा, यानी ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। ठीक है, तो मान लिया जाए मैंने ये रिंग बनाई है, तो इसका ओपन हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखना बच्चों, ऑलवेज, क्योंकि हाइड्रोजन हमें कवर करने हैं। 2 2 4 और 2 6, 6 हाइड्रोजन है, तो 2 3 5 और 1 6, यहां पर भी 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक, मान लिया जाए कि अगर रिंग में जो है डबल बॉन्ड हो तो ओपन चेन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड वाली होगी, ताकि दोनों के हाइड्रोजन मैच हो जाए। ठीक है भाई, अगर मान लिया जाए इस तरह की रिंग हो तो उसका जो कंपाउंड होगा वो डबल बॉन्ड और इस तरह हो सकता है, डबल बॉन्ड इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, और बच्चों इस तरह भी हो सकता है। क्लियर। तो कुल मिला के इसके कई आइसोमर पॉसिबल है, बस ध्यान क्या रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है 4th नंबर का, जिसको हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म, है ना, ओनली चेन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों चेन आइसोमेरिज्म यानी वो कंपाउंड जो डिफरेंट किस्में करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, अलग अलग कार्बन चेन होगी उनके स्ट्रक्चर में। देखिए कैसे, सपोज मान लीजिए एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें स्ट्रेट चेन है, ठीक है, तो दूसरा कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है, ये देखिए, तो ये चेन आइसोमेरिज्म आ गया, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, इसका एक और बन सकता है, ये देखिए,
तो अब इन तीनों कंपाउंड में आपको यह दिख रहा होगा कि जो कार्बन है वो अलग अलग चेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी तरह को हम इसी को हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ध्यान रखना, रिंग चेन अलग है और चेन अलग है। ये चेन हुई, ये अलग अलग चेन है, ये नियो चेन है, ये आइसो चेन है, ये नॉर्मल चेन है। ठीक है, तो सबके नाम अलग अलग है लेकिन डिफरेंट क्या है, चेन में डिफरेंट है। क्लियर हो गया? ठीक, चलो यहां पर कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। अब 5वें नंबर की है, चेन हो गया, पोजीशन हो गया, फंक्शनल ग्रुप है, रिंग चेन हो गया। हाँ, मेटामेरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट, मेटामेरिज्म है ना। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मेटामेरिज्म किन कंपाउंड में होती है। तो बच्चों मेटामेरिज्म कुछ ही खास कंपाउंड होते हैं जिनमें कौन से ग्रुप होते हैं। एक तो बच्चों कीटोन ग्रुप होगा, दूसरा ये सल्फर ग्रुप होगा, ठीक है, तीसरा ये नाइट्रोजन ग्रुप होगा, ठीक है, और चौथा ऑक्सीजन ग्रुप होगा। ये केवल उन्हीं कंपाउंड में मेटामेरिज्म पॉसिबल है जिनमें ये हेटेरो एटम होंगे। हम इनको क्या बोलेंगे, हेटेरो एटम्स। बाकी किसी और कंपाउंड में मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिए। अब मेटामेरिज्म होती क्या है? मेटामेरिज्म का मतलब होगा जैसे आपने ये लिया है C डबल बॉन्ड, ये लिया है, तो इस साइड और इस साइड जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल चेन होगी। ध्यान रखना है ना, दो चीजें हैं देखो। अब मेटामेरिज्म इज ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल चेन and different number of carbon chain on either side of functional group। क्या लिखा मैंने, यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके दोनों साइड देखो, फंक्शनल ग्रुप ये रहा बीच में, इसके दोनों साइड दो अलग अलग टाइप के कार्बन हो सकते हैं, यानी दो अलग अलग टाइप की कार्बन चेन हो सकती है, या दोनों साइड जो है कार्बन का नंबर अलग अलग हो सकता है। ध्यान रखना, दोनों टाइप और नंबर दोनों में डिफरेंस आएगा। अब फॉर एग्जांपल देखो, अच्छा कई बार हम ऐसा लिखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या इसका मेटामेरिज्म पॉसिबल है? नहीं। इसका नाम है बच्चों 1 2 3 4 2 ब्यूटोन। और अगर आप इस कार्बन को इस साइड ले जाओगे तो आप बोलोगे मैंने जो है चेंज कर दिया। देखो इस समय लेफ्ट हैंड साइड 2 कार्बन, राइट हैंड साइड 1 कार्बन। इस समय राइट हैंड साइड 2 कार्बन, लेफ्ट हैंड साइड 1 कार्बन, यानी लेफ्ट और राइट में कार्बन का नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन बच्चों नाम तो वही ना, भी यहाँ भी 2 ब्यूटेनॉन है, यहाँ भी 2 ब्यूटेनॉन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब होगा? जब दोनों साइड 2 कार्बन होंगे। देखो कैसे, 1 2, ये ऐसा, तो इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो दूसरा जो मॉलिक्यूल लिखोगे उसमें एक साइड आप 1 कार्बन रखोगे और दूसरी साइड कितने कार्बन रखोगे? 3 कार्बन रखोगे। तो ये दोनों क्या करेंगे? मेटामेरिज्म शो करेंगे। यानी ऐसे 2 कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ कार्बन ऑन आइदर साइड विल बी चेंज, 2 2 3 1। क्लियर? तो अब CO की जगह हम जो है S भी लिख सकते हैं, CO की जगह NH भी लिख सकते हैं, और CO की जगह O भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो। तो ध्यान रखना कि मेटामेरिज्म के लिए मिनिमम, अगर मैं इसकी बात करूं तो मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। ध्यान रखना ना, तभी जाके पॉसिबल होगी। 3 कार्बन में मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं है। एक और चीज, एक ये वाला कंपाउंड है, और एक ये वाला कंपाउंड है। तो अब बच्चों क्या दिख रहा है? इस साइड 3 कार्बन, इस साइड 1 कार्बन, अगेन इस साइड 3 कार्बन, इस साइड 1 कार्बन। तो अब आप बोलोगे कि यहां पर मेटामेरिज्म नहीं पॉसिबल है क्योंकि दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन बराबर है। लेकिन बच्चों इस समय कार्बन का जो चेन है उसका टाइप अलग है। देखो इस साइड कार्बन नॉर्मल चेन है, इस साइड कार्बन जो है आइसो चेन बना रही है।
तो दोनों के नाम में डिफरेंट आएगा, इसीलिए दोनों मेटामेरिज्म शो करेंगे। तो जैसा मैंने बोला था कि दोनों साइड या तो नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो या तो कार्बन का जो चेन का टाइप है वो अलग हो। तो यहां पर नॉर्मल चेन, यहां पे आइसो चेन, ध्यान रखना। इट विल शो मेटामेरिज्म। क्लियर हो गया? अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्योटामेरिज्म, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखो जरा, है ना, इससे सबसे ज्यादा 6 ट्योटामेरिज्म, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो ट्योटामेरिज्म में कौन कौन से पॉसिबिलिटी है देख लेते हैं, है ना बच्चों। चलो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ट्यूटामेरिज्म। तो ट्यूटामेरिज्म क्या होती है कि व्हेन ए कंपाउंड एग्जिस्ट बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना, जब एक ही कंपाउंड जो है दो इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उस फिनोमेना को हम बोलेंगे ट्यूटामेरिज्म। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने लिखा है एसीटोन CH3COCH3। अच्छा, क्या एसीटोन को मैं किसी और फॉर्म में लिख सकता हूं? यस, CH3COHNCH2, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां से मैंने एक हाइड्रोजन उठा के यहां लाया और यहां का डबल बॉन्ड यहां आ गया। तो देखो डबल बॉन्ड यहां आ गया, हाइड्रोजन यहां से निकल गया, चला गया, तो यहां 2 हाइड्रोजन बचे, यहां 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस समय जो है ये जो एसीटोन है वो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों के दोनों एक दूसरे की इक्विलिब्रियम स्टेट होती है ना। इस फॉर्म को हम बोलते हैं कीटो फॉर्म, जिसमें C डबल O हो और जिसमें डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, तो उसको हम बोलेंगे इनोल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड कीटो फॉर्म। समझ में आ रही बात? इनोल मतलब इन डबल बॉन्ड ऑल OH, यानी अल्कोहल ग्रुप। तो कीटो से हमेशा इनोल ही बनेगा और इनोल से कीटो बनेगा, दोनों एक दूसरे में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर दोनों के मैं अबंडेंस की बात करूं, कौन कितना एग्जिस्ट करता है, तो ये 99.9% होता है मोर स्टेबल, ज्यादा मात्रा में होता है। 0.1% ये एग्जिस्ट करता है, तो मोस्टली ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन होता तो है। तो इस तरह की फिनोमेना को हम बोलेंगे ट्यूटामेरिज्म। क्लियर हो गया? चलो अब देखो, अच्छा, जो ट्यूटामेरिज्म है इसको हम एक और टाइप के आइसोमेरिज्म बोलते हैं, इसको बच्चों बोलते हैं कीटो इनोल ट्यूटामेरिज्म। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, है ना। तो घबराना मत कि जो है कीटो इनोल कहां से आ गए, कीटो इनोल ही जो है ट्यूटामेरिज्म बोल जाते हैं। समझ में बात आ गई? चल, अब इससे एक 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, है ना, 2 टाइप के क्वेश्चन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए टाइप का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि द कंपाउंड शो और नॉट शो ट्यूटोमेरिज्म। आपके पास 4 कंपाउंड दिए जाएंगे, उनमें से आपको यह बोला जाएगा कि भाई ये कंपाउंड ट्यूटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। और दूसरा आपको यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस ट्यूटामर की स्टेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन, किस ट्यूटामेरिज्म की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले बात करते हैं बच्चों की द कंपाउंड शो और डज नॉट शो ट्यूटामेरिज्म, यानी कोई कंपाउंड ट्यूटामेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं टू शो ट्यूटोमेरिज्म द कंपाउंड मस्ट हैव, क्या क्या होना चाहिए उसके पास।
नंबर 1, सबसे पहले उसके पास होना चाहिए, दे मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान रखना है ना। और अल्फा हाइड्रोजन मैंने कई बार बताया है, वो हाइड्रोजन जो किससे अटैच्ड होता है, अल्फा कार्बन से अटैच्ड होता है। और अब अल्फा कार्बन कौन सा हुआ, वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ गया होगा। तो ट्यूटामेरिज्म शो करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसी से आपको पता लगाना है। दूसरा, ट्यूटामेरिज्म सारे कंपाउंड नहीं करते हैं, कुछ ही कंपाउंड करते हैं जिनमें क्या होना चाहिए, या तो बच्चों उनमें कीटोन ग्रुप होगा, या तो उनमें नाइट्रो ग्रुप होगा, या तो उनमें साइनाइड ग्रुप होगा। बस ये 3 ही ग्रुप वाले जो है ट्यूटामेरिज्म शो करते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर ट्यूटा को इनोल बनाना है तो OH ग्रुप और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, है ना। तो बोलने का मतलब है कि ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे तभी जाके ट्यूटामेरिज्म होगी, अदरवाइज ट्यूटामेरिज्म नहीं होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं अब किस कंपाउंड में होगा, किस कंपाउंड में नहीं होगा, है ना। बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास है। चलो देखो, CH3CHO करेगा, यस। CHO फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो C डबल बॉन्ड OH। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं कि ट्यूटामेर बनाते कैसे हैं। हमेशा आपको क्या करना है कि अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को देखना है। तो बच्चों क्या होगा, यहां से इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और वो कहां जाता है, इस बगल वाले कार्बन के हेटेरो एटम पर, और यहां से डबल बॉन्ड यहां आ जाता है। तो अब जो भी फॉर्म बनेगी वो इनोल फॉर्म बनेगी। देखो तो यहां कितने हाइड्रोजन बचे, 2, तो डबल बॉन्ड कहां आ गया, बीच में, ऊपर क्या हो गया OH और इधर क्या होगा H, बस हो तो गया इनोल। और ये कीटो, है ना, बस हो तो गया कहानी। तो बोलने का मतलब है कि आपने क्या देखा, अल्फा हाइड्रोजन देखा और C डबल बॉन्ड हो तो था ही, C डबल बॉन्ड हो तो था। तो ये कीटो फॉर्म हुई और ये इनोल फॉर्म हुई, तो ये कीटोनोल ट्यूटामेरिज्म शो करेगा। तो बस ध्यान क्या रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन को माइग्रेट करना है बगल वाले हेटेरो एटम पर, बगल वाले हेटेरो एटम पर। ठीक, फॉर नाइट्रो के केस में देख लेते हैं, CH3N डबल बॉन्ड OO, नाइट्रो ग्रुप ऐसा लिखते हैं। तो जहां पर डबल बॉन्ड O है, ये यहां से प्रोटॉन निकल के इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड निकल के इधर आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड N, और यहां क्या बचा अब OH, और यहां O तो पहले से था। तो ये देखो इनोल हो गया, है ना, और ये कीटो। समझ में आ रहा है। तो ये कंपाउंड भी शो करेगा। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बेंजेल्डिहाइड ट्यूटामेरिज्म शो करेगा, नो, क्योंकि बच्चों बेंजेल्डिहाइड में ये फंक्शनल ग्रुप है और यहां पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो भले हेटेरो एटम हो, लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो ट्यूटामेरिज्म शो कैसे करेगा, तो ये भी नहीं करेगा। हाँ जी, दूसरा, क्या ये करेगा, नहीं करेगा, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये करेगा, एसिटोफिनोन करेगा, यस, इट विल शो ट्यूटामेरिज्म। इधर तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन बच्चों यहां पर तो अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो कहीं भी अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन दिखे तो वो शो करेगा। तो यहां से हाइड्रोजन इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, COH डबल बॉन्ड CH2, हो तो गया। तो बस स्ट्रक्चर में देखना कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो मिटा दूं, और सारे एग्जांपल मेरे पास है। समझ में आ रहा है किस तरह से करना है। तो थोड़ा सा अगर आपने पहले से पढ़ा होगा
तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर पहले से एकदम निल हो जाएगा तो भाई मुश्किल हो जाएगा, है ना। और बच्चों जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, किसी भी कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। जितना आप इन डेप्थ पढ़ोगे क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। मान लीजिए पढ़ तो बहुत लिया लेकिन क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो थोड़ा पढ़ो लेकिन बढ़िया पढ़ो। और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। अच्छा, PHCH2CHO करेगा, यस, अल्फा हाइड्रोजन है, करेगा, ठीक है। दूसरा PHC⋯OH करेगा, यस, अभी भी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, करेगा। PHCH3CH3CHO ये देखो, ये करेगा, नहीं करेगा। अल्फा कार्बन तो है लेकिन बच्चों अब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये ट्यूटामेरिज्म शो नहीं करेगा, ध्यान रखें, है ना। ठीक है, और कौन से एग्जाम्पल हैं? CH3CH2NO2 करेगा, यस, करेगा, अल्फा हाइड्रोजन है, करेगा, नहीं करेगा क्योंकि केवल कार्बन है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। साइक्लिक की बात करें, करेगा, यस, करेगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर भी अल्फा है, तो इधर से हाइड्रोजन निकल के इधर चला जाएगा और हमें एक इनोल मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो OH और डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, जहाँ से आपको हाइड्रोजन ले जाना है डबल बॉन्ड उसके बगल में आ जाएगा, ठीक। तो ये इनोल कंटेंट और ये कीटो कंटेंट, ठीक। अच्छा, आप बताओ भाई, करेगा, यस, इधर है अभी अल्फा हाइड्रोजन, अब इधर से करेगा, उधर तो है नहीं, है ना। 4 बॉन्ड लगा दिए मैंने तो अल्फा हाइड्रोजन तो गया, तो ये करेगा। अच्छा, ये करेगा, नहीं करेगा क्योंकि अब दोनों अल्फा हाइड्रोजन मैंने गायब कर दिए, ठीक है। तो कहानी बस अल्फा हाइड्रोजन की है, अल्फा हाइड्रोजन ढूंढो और देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में बात आ गई। चलो और एग्जांपल देखते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। हेटेरो एटम तो आपको मिल जाएगा लेकिन अल्फा हाइड्रोजन आपको ढूंढना है, ठीक है भाई। चलो, अच्छा, और एग्जांपल कौन से हैं हमारे पास? करेगा, यस, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये इधर और ये हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा, है ना, यस, इनॉल एंड कीटो, समझ में आता है, ठीक। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन मैं आपको पहले बता देता हूं, है ना। कुछ एक्सेप्शन देखो, ये आपको याद रखने हैं, जानबूझ के यही पूछ देते हैं, लगता है कि होगा लेकिन नहीं होगा। अच्छा बच्चों, कभी भी अगर ऐसा हो इस तरह का, तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप है और यहां पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन यहां पर एक हाइड्रोजन है, लेकिन बच्चों ये कभी भी जो है इसके साथ माइग्रेट नहीं होगा, ध्यान रखना। इस तरह ब्रिज सिस्टम हो अगर किसी स्ट्रक्चर में और ब्रिज जो है अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, समझे मेरी बात। तो कभी भी यहां पर ट्यूटामेरिज्म शो नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं इस कंपाउंड को थोड़ा ऐसे बनाता हूं, देखो ये, तो ये करेगा क्योंकि यहां पर अब अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैंने यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हटा देते तो नहीं करेगा, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होंगे तब करेगा, लेकिन यहां के हाइड्रोजन का कभी भी ये यूज नहीं करेगा, ध्यान रखिए। तो पहला ये याद रखना है। दूसरा एक्सेप्शन, ये, तो बच्चों यहां पर एक हाइड्रोजन तो दिख रहा है आपको लेकिन ये कभी भी ट्यूटामेरिज्म शो नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहां पर 2 डबल बॉन्ड, देखो अगर मान लिया जाए कि यहां पर आप करते भी हो, एक हाइड्रोजन आपने हटा लिया, ठीक है, और ये बन गया ऐसा, ऐसा ही बनेगा ना, हाँ ऐसा बना,
लेकिन यहां पर देखो बच्चों sp कार्बन आ रहा है, यानी इस कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं एक साथ, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए ये वाला कंपाउंड कभी भी ट्यूटामेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। अच्छा चलो इधर आ जाओ, क्या ये ट्यूटामेरिज्म शो करेगा? यस, इट विल शो ट्यूटामेरिज्म। देखो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है ना। तो देखो यहां पर बच्चों अल्फा, बीटा और गामा, यहां पर गामा हाइड्रोजन माइग्रेट होता है तो वो ट्यूटामेरिज्म शो करता है, क्योंकि जो है स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड को शिफ्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो तो वहां पर ट्यूटामेरिज्म शो होता है। तो अगर इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड सारे में शिफ्ट कर दूं तो बच्चों ये कंपाउंड जो है ऐसे बन जाएगा, देखो फिनॉल, इस तरह से। ठीक है, तो 3 डबल बॉन्ड है और एक H में ऊपर लिया है, तो प्रोबेबिलिटी है बनने की, तो ये शो करेगा। ध्यान रखना, ये शो करेगा, ये शो नहीं करेगा, ये शो करेगा। इस टाइप का कंपाउंड कभी भी शो नहीं करेगा। और एक और चीज, ये वाला, तो ये वाला कंपाउंड भी कभी भी ट्यूटामेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो ये सारे एक्सेप्शन ढंग से नोट कर लो आप, कई बार डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आता है कि करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है भाई, चलो तो एक क्वेश्चन तो हमारे पास सॉल्व होगा कि करेगा कि नहीं करेगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट, बिठा दो कि किस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इनोल की या कीटोल की, या कीटो इनोल से क्यों स्टेबल ज्यादा होता है, और इनोल को अगर स्टेबल करना हो तो क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। C डबल बॉन्ड OCH3, ये कीटो फॉर्म हो गई, और इसकी अगर हमें इनोल बनानी है तो CH2 डबल बॉन्ड COHNCH3, ये इसकी इनोल फॉर्म हो गई और ये इसकी कीटो फॉर्म हो गई। अभी मैंने बोला था कि कीटो फॉर्म ज़्यादा अबंडेंस होती है और इनोल फॉर्म जो है कम परसेंटेज वाली होती है। ये मोर स्टेबल होती है, ये अनस्टेबल होती है, लेस स्टेबल बोलेंगे हम इसको, है ना। इस तरह कुछ आया था। ठीक है, तो अगर बच्चों इनोल फॉर्म को हमें स्टेबल करना है तो स्ट्रक्चर में 3 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक, पहली रिक्वायरमेंट ये होना चाहिए कि स्ट्रक्चर एरोमेटिक कैरेक्टर में आ जाए, कि कीटो से इनोल बनाने से स्ट्रक्चर में कोई एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए, तो तब जाके इनोल फॉर्म कीटो से ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, या इनोल की स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, परसेंटेज बढ़ जाएगा, 2%, 4%, 6%, ध्यान रखिए। दूसरा कि इनोल बनने में अगर जो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, कौन सी बॉन्डिंग? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इस स्ट्रक्चर को स्टेबल करने की कोशिश करती है। और तीसरा बच्चों, अगर कंजुगेशन सिस्टम हो जाए तो ये 3 चीजें जो है इस इनोल स्ट्रक्चर को स्टेबल करने की कोशिश करती हैं और स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, किसी में जो है ये कीटो से ज्यादा स्टेबल हो जाता है, किसी में जो ये 0.1 से बढ़कर 4, 5, 6, 7 या 10% तक भी हो सकता है। ये ध्यान रखने ये तीनों चीजें। ठीक है, चलो अब 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो चलो देखो, है ना। तो 3 चीजें एरोमेटिक, और पहले एरोमेटिक की बात करते हैं ना, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इनोल में एरोमेटिक कैसे आ गया। सपोज मान लीजिए हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड कीटो, है ना। और कीटो से हमें इनोल बनाना है, तो यहां पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो जो है ये कुछ ऐसे बन जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड पर ये डबल बॉन्ड। अब देखिए बच्चों, ये डबल बॉन्ड सारे बेंजीन बना रहे हैं, यानी यहां पर जो है इनोल फॉर्म में एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा आ गया, तो इस एरोमेटिक कैरेक्टर आने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब ये फॉर्म जो है 99.9% स्टेबल होगा और ये कीटो फॉर्म केवल यहां पर 1%
स्टेबल होगा। बस देखो यहां पर स्टेबिलिटी का कंसेप्ट चेंज हो गया, तो फिनॉल ज्यादा स्टेबल होता है बजाय इस कंपाउंड। समझ में बात आ गई? ठीक है, तो ये एरोमेटिक का कंसेप्ट है। दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कंजुगेशन का। ठीक है, सपोज मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है, देखो CH3, हाँ C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O N CH3। ठीक है, अब मुझे इसका जो है कीटो बनाना है, सॉरी कीटो तो है, इनोल बनाना है। ठीक, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। सपोज मान लीजिए मैं इस अल्फा का यूज कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन ऊपर गया और ये नीचे गया। ठीक, तो इसने बनाया CH3COH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड ON CH3, ऐसे बना। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास पास आ गए, तो यहां पर देखो कौन सी बॉन्डिंग बन रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी स्टेबिलिटी अब जो है 0.1% से काफी ज्यादा हो जाएगी। स्टेबल अभी भी ये रहेगा, लेकिन इनोल कंटेंट थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है 3 या 4% हो जाती है ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब अगर मान लिया जाए कि आप बोलोगे कि मैं इस अल्फा हाइड्रोजन को यूज करता हूं, तो दूसरे टाइप का इनोल बन जाएगा, जैसे सपोज CH2। अब हम इसको यूज करेंगे ना, देखो CH2 डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड और CH3, ऐसा आ गया। ठीक है, अभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, लेकिन बच्चों क्या दिख रहा है इसमें और इसमें, इन दोनों में कौन स्टेबल है अगर पूछा जाए तो इन दोनों में ये स्टेबल है। वाई रीजन, कंजुगेशन। देखो डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, डबल सिंगल डबल, जहां पर ऐसी कंडीशन आती है हम उसे बोलते हैं कंजुगेशन, और जहां कंजुगेशन होता है वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो डबल सिंगल सिंगल डबल, कंजुगेशन नहीं हो रहा है, केवल एक ही कैरेक्टर आ रहा है। कौन सा कैरेक्टर आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर दो कैरेक्टर आ रहे हैं, कंजुगेशन भी आ रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ रहा है। तो यहां पर जो है ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा बजाय इस कंपाउंड। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि तीन प्रॉपर्टी, एरोमेटिक, कंजुगेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीनों ही तीनों इनोल कंटेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देगी या उसके स्ट्रक्चर को काफी हद तक को स्टेबल करने की कोशिश करेगी। ठीक है, कुछ केस में इनोल ज्यादा स्टेबल होता है कीटो से, लेकिन कुछ केस में कीटो ही स्टेबल होगा, लेकिन इनोल का जो परसेंटेज ऑफ कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं टियोटामेरिज्म से। ठीक है भाई, दो एग्जाम्पल और मेरे पास है ना, उसको भी करा देता हूं। देखो क्या चीज है ना, कौन सा एग्जाम्पल है? हाँ, देखो ये और यहां पर H है। तो ये शो करेगा, यस शो करेगा, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहां, डबल बॉन्ड यहां। ठीक है, अब H तो हट गया तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये देखो बच्चों, अब ये पूरी तरह से क्या बन गया है? कंजुगेशन सिस्टम, यानी एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया है। तो इसकी जो इनोल कंटेंट है वो सबसे ज्यादा होगी। ये इनोल हुआ, अच्छा यहाँ पे OH लगाना भूल गया ना, हाँ OH इनोल, और ये हमारे पास था कीटो। अब दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पर एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया है। तो बच्चों इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इतनी % है और इसकी कंसंट्रेशन केवल इतनी %। तो मैंने बोला था एरोमेटिक कैरेक्टर किसी कंपाउंड में इनोल कंटेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। तो इनोल कंटेंट ज्यादा है और कीटो कम है। ठीक, दूसरा एग्जांपल, ये देखो। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो कैसे बन सकता है? देखो सपोज मैं यहां पर इसको अल्फा ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर तो O रहेगा, यहाँ पर OH हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ था। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल, तो इस इनोल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक,
तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है भाई, चलो तो ये हो गया पूरा। अच्छा, एक और चीज आ गई इसमें, आप लास्ट, तो ट्यूटोमेरिज्म से आपको ये सारे एग्जाम्पल मिलेंगे और इसी तरह से आपको ट्यूटोमेरिज्म में सॉल्व करना है। ठीक है भाई। अब बच्चों ये कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, पहले देख लेता हूं टाइम कितना हुआ भाई, है ना, टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्यूटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस। कई बार पूछा जाता है कि ट्यूटोमेरिज्म और रेजोनेंस में डिफरेंस क्या है। तो सपोज हम यहां लिखते हैं रेजोनेंस और इधर लिखता हूं मैं ट्यूटोमेरिज्म। ठीक है, दोनों में 2-3 पॉइंट से मैं आपको डिफरेंशिएट करता हूं। बच्चों जो रेजोनेंस होता है उसमें जो माइग्रेशन होता है वो किसका होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का, ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड माइग्रेट होंगे, आइटम माइग्रेट नहीं होते। जबकि ट्यूटोमेरिज्म में क्या माइग्रेट होता है, अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेशन, यानी हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है, देखो है ना, इधर से हाइड्रोजन इधर जा रहा है। जबकि रेजोनेंस में कभी ऐसा नहीं होता है। तो एक चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, सॉरी, जो रेजोनेंस है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। जबकि ट्यूटोमेरिज्म में जरूरी नहीं कि स्टेबिलिटी बढ़े, डिपेंड करता है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इज डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। जबकि यहां पर अगर रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज इसमें आती है, तीसरी, रेजोनेंस जितने भी स्ट्रक्चर होंगे उनका जो स्ट्रक्चर होगा आर सेम, कभी भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। जैसे सपोज बेंजीन में आपने लिया 1 2 3 और इन्हीं को बनाया तो 1 2 और 3, स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं। लेकिन बच्चों ट्यूटोमेरिज्म में स्ट्रक्चर चेंज होता है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगर स्ट्रक्चर चेंज होगा तो यानी 2 स्ट्रक्चर बनेंगे अलग अलग, कीटो अलग है, इनोल अलग है, कीटो का नाम अलग है, इनोल का नाम अलग है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होता है, जबकि यहाँ पे स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा। क्लियर हो गया भाई। तो ये 2-3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, वो देख लीजिए, है ना। तो ये पूरी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आपको ढंग से देखनी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कहां कहां हमें स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म करनी है। ठीक है भाई, चलो 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, हाँ, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 ऑल एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन प्रोपेन 1 ऑल। कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म होगा इसमें, सोचो जरा। द आंसर विल बी चेन आइसोमेरिज्म। इन दोनों कंपाउंड में चेन आइसोमेरिज्म है। ऐसा क्यों, क्योंकि चेंज कहां दिख रहा है बच्चों, चेन में दिख रहा है। फंक्शनल ग्रुप अभी भी 1 पोजीशन पे है और फंक्शनल ग्रुप यहां पर अभी भी 1 पोजीशन पे ही है। तो चेन आइसोमेरिज्म, देखो यहां पर चेन अलग है और यहां पर चेन अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, हाँ, CH3 CH2NH2 और CH3NHCH3 कौन सी टाइप की आइसोमेरिज्म है, क्या दिख रहा है। दिस इज प्राइमरी अमीन, दिस इज सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में किस टाइप की आइसोमेरिज्म होगी बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और एक CH3 और जोड़ दिया है ना, CH3 CH CH3 CH डबल। बताओ कौन सी टाइप की आइसोमेरिज्म है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, किस टाइप की आइसोमेरिज्म होगी? अगेन दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है, किस टाइप की आइसोमेरिज्म होगी भाई? पोजीशन आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है बात? क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 3। किस टाइप की आइसोमेरिज्म होगी बताओ? दोनों सेम है भाई, किसी भी टाइप की आइसोमेरिज्म नहीं होगी। हाँ, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आइसोमेरिज्म से आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई रह जाती चीजें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।